यूनियन बजट 2024-2025 आ चुका है। आई नो यार कि हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट हैं क्योंकि हम राइजिंग के इवेंट द राइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप फोरम में थोड़ा सा मशरूफ थे। कोई बात नहीं, अब आपको यहाँ पर बजट की बहुत सिंपल और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। देखो यार, बिजनेस ओनर्स के लिए बजट में बहुत सारी अच्छी चीजें आई हैं, कुछ बुरी चीजें भी आई हैं और कुछ पॉलिटिकल चीजें भी आई हैं। हमारा कंटेंट स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करता है, तो सबसे पहले हम एंजल टैक्स के बारे में बात करेंगे। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है कि एंजल टैक्स को खत्म कर दिया है। स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ी विन है। इससे इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स दोनों को बहुत फायदा होगा। मान के चलो कि इंडिया में बहुत तगड़ी फंडिंग आने वाली है। आई नो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको एंजल टैक्स के बारे में नहीं पता है। कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ डिटेल में और आसान भाषा में एक्सप्लेन करेंगे। एंजल टैक्स क्या होता है? देखो, एंजल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो इंडियन स्टार्टअप्स पर लगता था जब वो अपने शेयर्स को मार्केट वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर बेचते थे, और उससे जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता था उसको सरकार इनकम के रूप में कंसीडर करती थी। ये टैक्स स्टार्टअप्स को तब देना पड़ता था जब वो एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग लेते थे। एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक्स नाम का एक स्टार्टअप है, उसके शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपए प्रति शेयर है। अगर स्टार्टअप एक्स अपने शेयर्स को 150 रुपए प्रति शेयर पर बेचता है और एंजल इन्वेस्टर से पैसे उठाता है, तो ये जो 50 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिले हैं, इसे इनकम माना जाता था और इस पे टैक्स लगता था। यही टैक्स एंजल टैक्स कहलाता था। इन शॉर्ट, एंजल टैक्स एक ऐसा टैक्स होता था जो स्टार्टअप्स पर लगता था जब वो अपने शेयर्स को हायर प्राइस पर बेचते थे, और उससे जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता था उस पे टैक्स देना पड़ता था। ओके, क्लियर है? आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मुद्रा लोन की। देखिए, अगर हम मुद्रा लोन की बात करें तो उसकी भी लिमिट बढ़ा दी गई है। 10 लाख से अभी 20 लाख कर दी गई है। अब इसका फायदा स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि मुद्रा लोन के थ्रू स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को आसानी से फाइनेंस मिल सकता है, जो अदरवाइज उनके लिए बैंकिंग सिस्टम से लोन लेना मुश्किल होता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक्स लोन नहीं देते हैं, पर वहां पर आपको एक कोलेट्रल देना पड़ता है और एक लंबे प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है। ऑल्दो मुद्रा लोन भी मैंने किसी को आसानी से मिलते हुए नहीं देखा है, लेकिन इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ये लोन मिल भी जाएगा, और मुद्रा लोन में इंटरेस्ट रेट्स रिलेटिवली कम होते हैं। तो बहुत स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए बहुत अच्छी खबर है ये, और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए। अगर मान लो आपका कोई स्टार्टअप है तो आप ये लोन वर्किंग कैपिटल या मशीनरी परचेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, या फिर अपने बिजनेस रिलेटेड किसी और काम के लिए इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने ज्यादा एमएसएमईज बढ़ेंगे उतनी ज्यादा हमारी ओवरऑल इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अब नेक्स्ट फिर से स्टार्टअप्स के लिए ग्रेट न्यूज है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। 1000 करोड़ का वीसी फंड रखा गया है स्पेस सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट पिछले कुछ टाइम से स्पेस सेक्टर को प्रमोट कर रही है, चाहे उनकी हेल्प करने की बात हो गई, भाई हम स्ट्रेटेजिक हेल्प करेंगे, उनको सिखाएंगे, या फिर फाइनेंशियल हेल्प करना हो, तो बस अब यहाँ स्पेस स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। 1000 करोड़ का वीसी फंड अनाउंस किया गया है स्पेस इकोनॉमी के लिए, और आगे आने वाले टाइम में ये फंड्स और भी बढ़ेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आगे आने वाले 10 साल में 5 गुना इस इंडस्ट्री को लेकर जाना है। अभी के टाइम पर ये इंडस्ट्री $8.4 बिलियन की है। 2033 तक इसको $44 बिलियन तक ले जाने का प्लान है, और इसका बहुत बड़ा रीजन प्राइवेट सेक्टर होगा, जहां पर बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आ चुके हैं और आ भी रहे हैं जो कि स्पेस के अंदर काम करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी कर रही है। स्टार्टअप्स को इनिशियल स्टेज में फंडिंग के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ये वीसी फंड स्पेस स्टार्टअप्स को फंड करेगा और फाउंडर्स का फाइनेंशियल प्रेशर भी कम होगा। बहुत सारे नए स्पेस स्टार्टअप्स आने वाले हैं। अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं और इस स्पेस कैटेगरी में अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो बॉस आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 300 से ज़्यादा इंडियन एंटिटीज़ हैं जिन्होंने 400 से ज़्यादा एप्लीकेशंस फाइल किए हैं स्पेस सेक्टर में अपने आप को बढ़ाने के लिए। 51 एमओयू साइन हो चुके हैं, 34 ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो चुके हैं। तो बस बहुत कुछ हो रहा है स्पेस सेक्टर के अंदर। गवर्नमेंट का विजन है आने वाले टाइम में जो हमारा स्पेस का सेक्टर है वो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में बढ़ता हुआ दिखाई दे। अभी ये 2% का है, लेकिन कोशिश है कि 2030 तक इसको 10% तक लेकर जाया जाए और 2047 तक
15% तक लेकर जाना, जो कि बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। अब अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बात करें तो उसको 12.5% कर दिया गया है, जो कि पहले 10% था। अब अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो 15 से उसको 20% बढ़ा दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से मार्केट में भूचाल भी ला सकता था। बॉस जिसको एसटीसीजी और एलटीसीजी डिटेल में नहीं पता है तो उसको मैं यहाँ पर अभी आसान भाषा में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एसटीसीजी और एलटीसीजी दो तरह के कैपिटल गेन्स होते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट से मिलते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स तब होते हैं जब आप अपने एसेट्स को एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर बेच देते हैं, और ये स्पेसिफिक पीरियड हर एसेट्स के लिए अलग हो सकता है। शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें तो अगर आप अपने एसेट्स यानी कि म्यूचुअल फंड्स को 12 महीने के अंदर बेच देते हैं तो ये एसटीसीजी की कैटेगरी में आ जाएगा। तो वहीं पर अगर आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वहां पर टाइम ड्यूरेशन जस्ट डबल हो जाता है। ये अगर आप 24 महीने के अंदर अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो फिर ये एसटीसीजी की कैटेगरी में आ जाएगा। एसटीसीजी पर अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग टैक्स रेट्स होते हैं। शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के एसटीसीजी पर 20% का टैक्स लगेगा, जो कि पहले 15% था। अब अगर हम एलटीसीजी के बारे में बात करें तो जब आप अपने शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को 12 महीने के बाद बेचते हैं तो ये एलटीसीजी कहलाता है। ये एलटीसीजी की कैटेगरी में आ जाता है। इसमें आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। तो वहीं पर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। अगर आप 24 महीने के बाद प्रॉपर्टी बेचते हैं तो वो एलटीसीजी की कैटेगरी में आता है और उसी हिसाब से उसका टैक्स भी लगता है। आई होप अब आपको ये एसटीसीजी और एलटीसीजी समझ आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट 4.9% है। अब अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करके चलें तो उसका टारगेट 4.9% रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, जो कि घटता हुआ दिखाई दिया है। पहले 5.1% हुआ करता था। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए भी अलग से पैसे अलॉट किए गए हैं 1.48 लाख करोड़ रुपीस, जहां पर इसके लोन्स मिल पाएंगे आराम से। कहा जा रहा है कि 7.5 लाख रुपए तक के लोन मिलेंगे। 73,000 करोड़ रुपए यानी कि 73,000 करोड़ रुपीस स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के लिए रखे गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आईआईटी के जो ग्रांट्स हैं उसको भी 10,324 करोड़ कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने मोबाइल फोन्स के लिए जो इंपोर्ट टैक्स होता था उसको घटा दिया है, उसको 15% कर दिया गया है, जो कि पहले 20% हुआ करता था। तो मोबाइल फोन्स और उसके चार्जेस सस्ते होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो वहां भी ड्यूटी को घटाया गया है, 6% पर लेकर के उसको गए हैं। ये खबर आते ही गोल्ड के प्राइसेस भी घटते हुए दिखाई दिए, क्योंकि यार इंपोर्ट ड्यूटी घट गई है तो आप सस्ते में ला पाओगे, तो इसका मतलब है कि सस्ता हो जाएगा इसका प्राइस। तो यहाँ पर मोटा मोटी बजट की मेन न्यूज वो यही थी, जो स्टार्टअप्स के लिए और एमएसएमईज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी भी कुछ न्यूज़ रह रही है जैसे कि कैपेक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। अगर आपको इसकी भी सिंपल और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप पार्ट 2 लिख करके बता देना, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।